सब शांत यस सर। तो आज हम जो टॉपिक आज हमारा है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। और जैसा कि मैंने बताया कि ये करंट टाइम्स का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को काफी नॉलेज भी होगी इस टॉपिक के बारे में, अब तक काफी पढ़ाया भी जा चुका होगा। तो आज बस एक हम लोग थोड़ा सा उसका रिव्यू करेंगे सारी चीजों का। तो टू स्टार्ट विथ, ये दो टर्म्स हैं, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। देखने से लगता है कि दोनों एक ही चीजें होती होंगी ऊपरी से, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है आज हम बताएंगे आपको। कई टर्म्स होते हैं, जैसे जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके टर्म्स में जो बेसिक डेफिनेशंस आती हैं जैसे होती है क्लीनिंग, एसेप्सिस। क्लीनिंग इज कुछ नहीं, क्लीनिंग इज जस्ट अ प्रोसेस व्हिच रिमूव्स विजिबल कंटेमिनेशन। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज क्लियर? आवाज क्लियर है? नो सर। यस सर, यस सर। यस सर। तुम लोग अपना वो चेक करो, यहाँ से आवाज पूरी क्लियर है, मैं स्पीकर के साथ हूँ। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा। वॉइस कट रही है। थैंक यू सर। हाँ, अब आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। यस सर। चलो अब शांत रहो सर। डेफिनेशंस है, जैसे क्लीनिंग का मतलब कुछ नहीं, क्लीनिंग का है कि जो ऊपरी सतह पे जो चीजें दिख रही हैं, सरफेस पे जो गंदगी दिख रही है, केवल उसको हटा देना। इट इज अ प्रोसेस विच रिमूव्स विजिबल कंटेमिनेशन। जो दिख रहा है, जो आंखों से दिख रहा है, केवल उसको हटा देना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आंखों से नहीं दिखते हैं, जो कहीं और थोड़ा सा डीप सीटेड बैठे हुए, वो सब हट जाएंगे। तो क्लीनिंग इज जस्ट अ सुपरफिशियल क्लीनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस होता है एसेप्सिस। इसका मतलब होता है कि जनरली एसेप्सिस टर्म वुंड्स क्लीनिंग वगैरह के दौरान इस्तेमाल होता है, एंड इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब मेथड्स व्हिच प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ वुंड्स and other sites by ensuring that only sterile object and fluids come into contact with them. ये सबसे इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई वुंड डर्टी वुंड है तो उसको ठीक से साफ करना, वुंड को क्लीन करना, वुंड में कोई कंटेमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म ना रह जाए उसको ध्यान रखना, उसको इंश्योर करना। फिर कुछ जो बेसिक टर्म्स इसके दौरान आते हैं वो है एंटीसेप्सिस, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन। Antisepsis is the procedure of application of an antiseptic solution or an agent which inhibits the growth of microorganism while remaining in the contact with them. जैसे कई बार हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा देते हैं, डेटॉल वगैरह लगाते हैं, तो वो सब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस ही हैं डेटॉल। मेन चीज है हमारा डिसइंफेक्शन। एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम भी होना चाहिए। डिसइंफेक्शन का डिसइंफेक्शन के प्रोसेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। स्टरलाइजेशन का है, ये कंप्लीट कर देता है उनका भी जो डिसइंफेक्शन सामान्यतः नहीं हो सकता। Definition है, disinfection is a process which reduces the number of microorganisms to an extent may not negate some viruses and bacterial spores. Disinfection हर चीज नहीं हटा पाएगा, जो चीजें डिसइंफेक्शन नहीं हटा पाएगा वो स्टरलाइजेशन हटाएगा। Sterilization is a process of destruction or removal of all microorganisms from article surface, including the spore. सैनिटाइजिंग जो हम लोग बोलते हैं कि लैब सैनिटाइज कर देना या वार्ड सैनिटाइज कर देना, ये भी एक प्रोसेस है दैट रिड्यूसेस माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऑन ऑब्जेक्ट सेफ लेवल। प्योर सैनिटाइज वही जो प्रोसेस डिसइंफेक्शन है, सैनिटाइजेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस को सैनिटाइजेशन या सैनिटाइजिंग भी कह सकते हैं। एंड डिकंटामिनेशन इज अ प्रोसेस दैट वो प्रेजेंटेशन आपका फिर चला गया था। क्या प्रेजेंटेशन फिर चला गया सर, अंजलि चौहान ने अपना प्रेजेंटेशन ऑन कर दिया अपना। ठीक है, फिर से सर क्लिक कर दीजिए।
that pathogenic microorganisms from an to make it safe to handle, कि किसी प्रोसेस को सरफेस से सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हटा देना ताकि हम उसको ठीक से हैंडल कर सकें विदाउट एनी अब जो डिसइंफेक्शन का प्रोसेस है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। क्या होता है, ये 3 लेवल्स में कैटेगराइज होता है। हाई लेवल डिसइंफेक्शन, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन, लो लेवल डिसइंफेक्शन। अब इससे क्या क्या होता है, जैसे जो लो लेवल डिसइंफेक्शन होता है वो फंगस, बैक्टीरिया और लाइपोफिलिक वायरसेस को हटाने के लिए कारगर रहता है, इससे हम आसानी से हटा सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन को इस्तेमाल होता है, हाइड्रोफिलिक वायरसेस होते हैं, उनको हटाने के लिए हमें इंटरमीडिएट डिसइंफेक्शन चाहिए होता है, जैसे कि पोलियो वायरस हो गया, कॉक्सेकी वायरस हो गया या राइनो वायरस हो गया। हाई लेवल डिसइंफेक्शन इस्तेमाल होता है माइकोबैक्टीरिया या टीबी बैसिलाई को हटाने के लिए, और जो स्टरलाइजेशन, जो कंप्लीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है वो इस्तेमाल होता है स्पोर्स, बैक्टीरियल और फंगस को हटाने के लिए। जैसे कई रेजिस्टेंट वायरस या रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बैक्सिलस स्टीरियोथर्मोफिलस या बैक्टीरियस सबटिलिस या क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजेनिस, इनको हटाने के लिए स्टरलाइजेशन काम आता है। तो ये टेबल आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि लो लेवल डिसइंफेक्शन कहाँ काम आ रहा है, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन, हाई लेवल डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन। अब जैसे कई लोग यहाँ पे ऑपरेटिव टेक्निक्स वाले भी होंगे या हम लोग का रोज इंस्ट्रूमेंट से पाला भी पड़ता है, तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल, डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन एंड द नीड टू स्टरलाइज देम बिटवीन यूजेस। अब ये इनका जो क्लासिफिकेशन है, जो क्रिटिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होते हैं जो सीधे सीधे टिश्यू या ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हमें शुद्धिकरण उनका करना है तो हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस से करेंगे। कुछ सेमी क्रिटिकल होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि केवल मान लीजिए कि केवल सरफेस की क्लीनिंग कर रहे हैं, जिससे केवल जैसे इंटेक्ट स्किन की या सॉरी जो टिश्यू की जो कवरिंग होती है, मस्कुलर स्पेसेस की कवरिंग होती है, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया या थोड़ा सा नॉन इंटेक्ट स्किन हो गया या मान लीजिए सुपरफिशियल वुंड हो गया, वहां पे अगर क्लीनिंग हो रही है तो वो इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं सेमी क्रिटिकल। तो वहां पे हमें हाई लेवल डिसइंफेक्शन की जरूरत पड़ती है। और कुछ होते हैं नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि केवल हमें सरफेस की क्लीनिंग कर रहे हैं, वहां पे कोई भी कटा पिटा कुछ नहीं है, केवल सरफेस के ऊपर से क्लीनिंग हो रही है, तो वहां पे हमें लो लेवल डिसइंफेक्शन से भी काम चल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे पहले क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाए गए हैं, जैसे वहां पे कैंची है, आर्टरी फॉरसेप है, ये सब चीजें हैं, तो ये इस्तेमाल होता है जहां डायरेक्टली टिश्यू को या ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना है, क्रिटिकल में हमें करना है स्टरलाइजेशन। ये जैसे सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टंग एलिवेटर वगैरह यहाँ पे रखा है कि यहाँ पे हमें अंदर से टॉन्सिल वगैरह देखते हैं, तो केवल म्यूकस मेम्ब्रेन के टच में आएगा और ज्यादा इसमें टच में नहीं आएगा, तो इसको हम हाई लेवल डिसइंफेक्शन करेंगे। और ये जैसे नॉन क्रिटिकल है, जैसे ये गॉगल्स वगैरह और स्पेचुला वगैरह दे रखा है जो कि केवल ऊपर ऊपर इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर हमारा लो लेवल डिसइंफेक्शन से भी काम चल जाएगा। To achieve sterilization of any instrument, 3 definite stages are to be completed: pre-sterilization cleaning, sterilization process और aseptic storage। ये 3 डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में: pre-sterilization cleaning, sterilization process and aseptic storage। तो pre-sterilization cleaning में हमें क्या क्या करना होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है removal of the organic matters, blood and saliva, which provide protective barrier for microorganisms and prevents its destruction। कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर प्री स्टरलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हमें जो ब्लड या सलाइवा या जो ऊपरी सतह पे जो चीजें चिपकी हुई हैं उनको वहां से हटाना, वहां से ऑर्गेनिक मटेरियल्स हटाना,
जिसकी वजह से आगे वो इन्वेड नहीं कर पाए। तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ क्लीनिंग, जैसे मैनुअल हो गया, अल्ट्रासोनिक हो गया और मैकेनिकल वॉशिंग हो गया। तो ये कैसे करेंगे? मैनुअल बहुत आसान है। मैनुअल का मतलब है सिंपल क्लीनिंग, जैसे आप सोप से या डिटर्जेंट से routinely use, commonly use, simplest and the cheapest method, but time consuming and difficult to achieve. And मटेरियल यूज फॉर मैनुअल क्लीनिंग है यही सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो हम वैसे करते हैं। फिर होती है अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। अब आजकल जो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग का कंसेप्ट पहले तो केवल हमारी लैब्स में या हमारे वार्ड्स में या ऑपरेशन थिएटर्स में ही था, लेकिन आजकल अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग ये जो बॉम्बे या दिल्ली के जो बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स हैं, आजकल ये लोग भी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग रख दिए हैं अपने यहाँ पर कि आप अपना मोबाइल लेकर आ रहे हैं, जो भी लेकर आ रहे हैं, तो वो केवल साउंड वेव्स के थ्रू, वहाँ पे जनरली सोप सॉल्यूशन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वो नहीं करेंगे, मोबाइल तो उसमें नहीं डालेंगे, लेकिन साउंड वेव्स के थ्रू, हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाली वेव्स के थ्रू भी स्टरलाइज कर सकते हैं। तो इट इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू वाइब्रेटरी साउंड वेव्स which pass through a soap solution containing the instrument। और अगर वैसा इंस्ट्रूमेंट है जो सोप से खराब हो सकता है तो बिना सोप सॉल्यूशन के भी इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं। आजकल ऐसे डिवाइसेस, अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस आ गए हैं जो किसी भी सामान को एटलीस्ट ऊपर का सरफेस क्लीन कर देते हैं। यूज्ड मेनली फॉर, यहाँ हम अपने लैब या मेडिकल पर्पज से बता रहे हैं, यूज्ड मेनली फॉर बर्स, बोन फाइल्स, बोन कटर, आर्टी फॉरसेप्स सॉ एटसेट्रा। फिर होता है मैकेनिकल वॉशिंग। मैकेनिकल वॉशिंग जैसा कि आप अगर इसका बोला जाए तो जैसे कई घरों में डिश वॉशर होते हैं, सिंपल वही चीज है। हाई प्रेशर जेट्स ऑफ वाटर विद और विदाउट अ डिटर्जेंट व्हिच रिमूव्स डेब्रिस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। बहुत तेज धार से पानी से वॉश करना है, मैकेनिकल वॉशिंग होना है। आप का मन है तो डिटर्जेंट यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Small instruments like bird blade are not suitable for this type of cleaning। यहाँ पे जनरली मास चीजें या बड़ी बड़ी चीजें क्लीन होती हैं rather than छोटे छोटे ब्लेड्स या स्केपला या वो सब यहाँ से नहीं करेंगे स्कैल्पेल वगैरह। अब आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ द मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन। कौन कौन से मेथड से स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन कर सकते हैं? फिजिकल मेथड्स, जिसमें आता है सनलाइट, ड्राइंग, हीट जो कि ड्राई भी हो सकती है, मॉइस्ट भी हो सकती है, फिल्ट्रेशन, गैस, इरिगेशन एंड अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पहले भी देख चुके हैं। अब केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन होते हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, जैसे फिनॉल, ग्लिसरॉल, रिसोर्सिनॉल, ये सब हर जगह यूज नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट फिनॉल वगैरह यूज होता है, ये सब मालूम होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं जैसे KNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हैलोजेंस, आयोडीन, क्लोरीन, आप लोगों ने खूब यूज करते होंगे लैब्स वगैरह में, क्लोरहेक्सिडीन। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कट करके आ रही है। हाँ, क्या करें? सर वॉइस, अब ये एटलीस्ट प्रेजेंटेशन देखते चलो, जो उसको वॉइस आ रही है तो ठीक है, इंटरनेट इश्यूज तो थोड़े हर जगह रहेंगे। फिर होता है जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड्स हो गया, एसिड्स हो गया, मेटालिक सॉल्ट्स हो गए जैसे सिल्वर नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, डाइज, फ्यूरान। तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स, और अवेलेबिलिटी के हिसाब से और किस टाइप का डिसइंफेक्शन करना है तो वो चॉइस डिपेंड्स अपॉन, और कॉस्ट फैक्टर्स, इन सब के हिसाब से हम एक अपना चॉइस केमिकल डिसइंफेक्शन में रख सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द लैब एंड OT और board requirements। Key, this is important, most common and one of the most effective method of sterilization। अब यहाँ पे दो टाइप की हीट इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट, अभी थोड़ा सा इसका में बताएंगे। फिर ये कई चीजों पे डिपेंड करता है कि कितने समय के लिए करना है और कितने टेम्परेचर तक ले जाना है, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने समय तक क्या क्या करना है। अगर ऑर्गेनिज्म में स्पोरिंग कैपेसिटी है तो फिर हमें बहुत ज्यादा समय तक या ज्यादा टेम्परेचर तक हमें स्टरलाइजेशन करना पड़ेगा। एंड टाइप ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म इज टू बी एरेडिकेटेड, ये भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनिज्म तो खत्म हुआ, साथ में मटेरियल भी खत्म हो गया जिसके ऊपर से हमें डिसइंफेक्ट करना था तो या स्टरलाइज करना था, तो ये भी चीज हमें प्रिवेंट करनी होती है कि
हमें पता चला इतना हीट कर दिया कि ऑरिजिन तो चलो खत्म हो ही गया, लेकिन जिस मटेरियल को स्टरलाइज करना था वो भी गल के खराब हो गया। तो ये चीज भी हमें थोड़ा सा कंसिडरेशन में रखनी पड़ती है। So first come on to dry heat. Killing is due to dehydration and oxidation of organisms और प्रोटीन डीनेचुरेशन। जाहिर सी बात है हीट की वजह से प्रोटीन डीनेचुरेशन होगा एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये हीट हो सकती है, रेड हीट हो सकती है, जैसे कि डायरेक्ट फ्लेम से कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे लूप को स्टरलाइज करा जा रहा है माइक्रोबायोलॉजी लैब में, तो ये रेड हीट डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। या फ्लेमिंग से द आर्टिकल इज पास्ड ओवर फ्लेम विदाउट अलाउइंग इट टू बिकम रेड हॉट, जैसे कि ग्लास प्लेट, कॉटन वूल प्लेट्स और ग्लास स्लाइड्स। एक मिनट रुकिएगा, ये पीछे वाली है, यहाँ से पीछे वाली है। ये चाहिए थे? हाँ कोई गए थे गाड़ी में? नहीं, फिर गए पैदल ही चले गए। ठीक है, तुम घर चलेगा करेंगे। फिर आता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन इजिली अवेलेबल है और इसमें कोई वैसा नहीं रहता है। इट इज यूज्ड टू स्टरलाइज आइटम which do not get damaged by high temperature। ये भी जरूरी है कि उन्हीं आइटम्स को स्टरलाइज करेंगे जो हाई टेम्परेचर में खराब ना हो, such as laboratory glass, flask, instruments with sharp cutting edges, BP handles, powders, dishes, mouth mirrors, etc. टेम्परेचर एंड टाइम, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा देखिएगा। द स्टरलाइजेशन इज, अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, स्टरलाइजेशन का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सपोजर टाइम ड्रास्टिकली कम होता जा रहा है। 140 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो आपको 3 घंटे तक रखना पड़ सकता है, लेकिन अगर 190 डिग्री सेल्सियस पे स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो 7.5 मिनट में ही काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि थोड़े से टेम्परेचर रेंज में ही टाइम लिमिट या जो टाइम ड्यूरेशन है वो अच्छा खासा कम हो जाता है। तो स्टरलाइजेशन इज कंप्लीट इफ दीज टू फैक्टर्स आर अचीव्ड थ्रूआउट द लोड। ये तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि कितने टेम्परेचर को कितनी देर में मेंटेन करना है। अब आता है कि कैसे देखा जाए कि हमारा स्टरलाइजेशन अचीव हुआ कि नहीं हुआ। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि हमारा कैसे पता लगाया जाए कि हमारा जो हम स्टरलाइजेशन कर रहे हैं वो अचीव हुआ कि नहीं। तो इसके लिए तरीका आता है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स आते हैं जो कि नॉन पैथोजेनिक बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स आते हैं, जो कि जब एक फिक्स टेम्परेचर एक फिक्स समय के लिए जब अचीव हो जाएगा तो उसका कलर अपने आप बदल जाएगा। और अगर उसका कलर अपने आप बदल गया तो फिर ये इंडिकेटर होगा कि हाँ वो टेम्परेचर अचीव हो गया। तो ये मान लिया जाएगा कि वो पर्टिकुलर चीज जिसको हम डिसइंफेक्ट करना चाह रहे थे या स्टरलाइज करना चाह रहे थे वो हो चुकी है। तो जैसे कि दे रखा है द स्पोर्स ऑफ नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन ऑफ बैसिलस सबटिलिस। नॉन टॉक्सिजेनिक मतलब कि स्पोर्स तो है लेकिन ये कोई बीमारी नहीं करेंगे। बैसिलस सबटिलिस एंड क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी आर यूज्ड एज माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ ड्राई हीट। ठीक है, तो इनके जब भी किसी भी मटेरियल को हमें स्टरलाइज करना है तो इनके ये नॉन टॉक्सिजेनिक स्पोर्स भी साथ में रख देते हैं, और जब इनका कलर चेंज हो जाता है तो मान लिया जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंट भी या वो पर्टिकुलर चीज भी जिससे हमें स्टरलाइज करना है वो स्टरलाइज हो चुकी है। सिमिलरली सर किसी ने प्रेजेंटेशन शेयर करा दिया है से फिर से मुझे रिज्यूम करना है। यस सर, ठीक है, यस सर आ गया। तो ये मैं बात कर रहा था इंडिकेटर्स ऑफ स्टरलाइजेशन। इंडिकेटर्स ऑफ स्टरलाइजेशन की बात कर रहा था कि कैसे पता चले कि हमारा ये पर्टिकुलर चीज स्टरलाइज हुई है कि नहीं हुई है। तो इसमें हम कुछ केमिकल इंडिकेटर्स का बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स रखते हैं जिनका कलर अपने आप चेंज हो जाता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और टाइम की सेटिंग जब अचीव हो जाती है। तो जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हो सकते हैं जैसे नॉन टॉक्सिजेनिक स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस या क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि कोई बीमारी नहीं करेंगे, ये बस मदद करेंगे जब उनका रंग चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्राउनिश टच स्ट्रिप आती है जो कि केमिकल इंडिकेटर होता है।
अब बात आती है मॉइस्ट हीट की। अभी तक वो ड्राई हीट की बात हो रही थी, अब बात आ रही है मॉइस्ट हीट की, मतलब कि स्टीम वाली हीट या पानी वाली हीट या स्टीम वाली हीट। तो इसमें जो प्रोसेस है वो है एक है पास्चराइजेशन और टेंडराइजेशन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पास्चराइजेशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए आपको, क्योंकि ये जनरली हम एमसीक्यूज में पूछते हैं। तो इसके लिए भी दो मेथड्स हैं, एक है होल्डर मेथड और एक है फ्लैश मेथड। चीजें एक ही हैं, बस दोनों में टाइम और टेम्परेचर का डिफरेंस है। होल्डर मेथड में 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए रखना है और फ्लैश मेथड में 72 डिग्री सेल्सियस पे मात्र 15 से 20 सेकंड के लिए रखना है। तो यहाँ देख रहे हैं केवल 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे जो टाइम रखने की लिमिट है वो ऑलमोस्ट मिनिमल हो गई। कहाँ 30 मिनट तक, कहाँ 15 से 20 सेकंड तक, फॉलोड बाय कूलिंग क्विकली टू 13 डिग्री सेल्सियस। तुरंत 13 डिग्री सेल्सियस पे रैपिड कूलिंग करनी है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन। The method is used for heat sensitive liquid and pharmaceutical products. फिर दूसरा प्रोसेस होता है टेंडराइजेशन। इसमें ये करना होता है कि एक्सपोजर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स फॉर 3 सक्सेसिव डे, 3 लगातार दिनों तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20-20 मिनट के लिए उस ऑब्जेक्ट को रखना है। उसके भी कुछ तरीके होते हैं कि 3 दिन के लिए इसलिए रखा जाता है कि माना जाता है कि जब पहले दिन रखेंगे तो वेजिटेटिव बैक्टीरिया मरेंगे, वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड स्पोर्स जाएंगे। फिर नेक्स्ट दिन जब रखेंगे तब कुछ और पॉपुलेशन जाएगी और पर्टिकुलर थर्ड डे में कोई और पॉपुलेशन जाएगी। मुझे 10 मिनट दे दें। फिर दूसरा प्रोसेस होता है ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग इज द इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बिकॉज ऑफ इट्स high penetrating capacity and it gives a large amount of heat to surface with which it comes in contact. तो मेन चीज आपको यहाँ पे है कि जहाँ आपको पास्चराइजेशन का टेम्परेचर रेंज मालूम होना चाहिए था, वैसे यहाँ पर ऑटोक्लेविंग की भी टेम्परेचर रेंज है कि टू अचीव स्टेबिलिटी a holding time of at least 15 minutes at 120 डिग्री सेल्सियस और 3 minutes at 134 डिग्री सेल्सियस at 15 psi above atmospheric pressure is required। तो ये चीजें आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। 15 मिनट 121 डिग्री सेल्सियस पे और 15 psi पे, या 3 मिनट 134 डिग्री सेल्सियस पे वो भी 15 psi पे, 15 psi above atmospheric pressure पे। ये ऑटोक्लेविंग की और पास्चराइजेशन की और टेंडराइजेशन की, इन तीनों की जो टेम्परेचर रेंजेस और टाइम रेंजेस हैं, यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद ऑल दीज थ्री। जैसे मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बात बताया था, यहाँ फिर से थोड़ा सा ब्रीफ है। इंडिकेटर्स का मतलब समझ गए कि वो हम कोई भी एक चीज रखते हैं जिसका रंग अपने आप चेंज हो जाता है, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि वहां पे स्टरलाइजेशन अचीव हो चुका है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड टाइम रेंज अब अचीव हो चुकी है। So physical indicator is that an alloy designed to melt only after being subjected to relevant holding time। ये जो मैं कहना चाह रहा था। Chemical indicator is strips or tapes that change color once the correct conditions have been met। और उसी का से biological indicator है spores of Geobacillus stereothermophilus are used as a test organism that is the toughest organism for an autoclave to destroy। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका मतलब बाकी हर चीजें भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी। ठीक है। फिर ये फिल्ट्रेशन है, ये अपना तो बहुत ही कॉमन चीज है कि जो छान लेना या छन्नी से वो कर लेना। और जो पुराना जो लोग हैं वो हमेशा घरों में भी लगातार प्रैक्टिस करते आते हैं इन चीजों को। अब इनको थोड़ा रिफॉर्म फॉर्म में हमारी लैब्स में भी प्रैक्टिस करा जाता है। इट इज हेल्प्स टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम हीट लेवल लिक्विड्स एज वायरसेस पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर्स। इट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन बैक्टीरिया फ्री फिल्टर्स ऑफ वायरस आइसोलेशन। तो कई प्रकार के फिल्टर्स होते हैं, जैसे कैंडल फिल्टर वगैरह आते हैं जो पानी फिल्टर करने के लिए पुराने टाइप के फिल्टर्स आते थे। बजाज वगैरह के स्टील वाले फिल्टर्स देखे होंगे लोगों ने, कैंडल फिल्टर, एस्बेस्टस फिल्टर, सिंटर ग्लास फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर। जो आजकल जो आते हैं वो हमारे मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं जो नए आरओ प्लस यूवी प्लस लगे रहते हैं। तो वो सब सारे फिल्टर्स ही हैं। इरिडिएशन, यहाँ पे रेडिएटिंग रेस इस्तेमाल होती है जैसे एक्स रेज, गामा रेज एंड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स।
ये आयोनाइजिंग रेडिएशन भी हो सकते हैं या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी हो सकते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट या इंफ्रारेड लाइट में ये सारे नहीं होते। यहाँ पे पहचानने का तरीका ये होता है कि इनके नाम के साथ अल्ट्रा या इंफ्रा ये टर्म्स लगे रहते हैं जो कि नॉन आयोनाइजिंग होते हैं। So these form of radiation can be used to kill or inactivate microorganisms. तो ये मैंने आपको बता दिया कि बस आपको एटलीस्ट इतना मालूम हो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन कौन से हैं, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज, और जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो है अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इनकी भी क्या होता है, दे हैव अ हाई पेनिट्रेशन पावर एंड देयर इज नो एप्रिशिएबल टेम्परेचर, thus referred to as cold sterilization। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस मेथड को कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर रेज नहीं होता है, केवल आयोनाइजिंग रेडिएशन ही रहता है, टेम्परेचर रेज नहीं होता है। तो ये सेफ टू थोड़ा हैंडल होता है कि हीटिंग सरफेसेस वगैरह नहीं होंगे इसमें। और जनरली गामा रेडिएटर्स थोड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में लगे रहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग प्लास्टिक, सिरिंजेस, स्वैब्स, कैथेटर्स और इनफैक्ट ब्लड बैग्स को भी स्टेरिलाइज करने के काम आता है अगर ब्लड बैंकिंग वगैरह में। इसी प्रकार से जो बताया था नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं या इंफ्रारेड रेज होते हैं। तो जनरली ये जो अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेज होते हैं ये थोड़े बड़ी जगहों को स्टेरिलाइज करने के काम आते हैं, जैसे कि पूरा ओटी का रूम्स को या पूरे किसी वार्ड को, बड़ी जो जगह है, जो बड़े एरियाज हैं उनको करने के काम आते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएटर्स लगा देते हैं, इंफ्रारेड रेडिएटर्स लगा देते हैं। तो पूरा जो एनवायरनमेंट होता है जैसे एक लैब के अंदर या एक गैलरी के अंदर, वहां पे पूरा अच्छे से इसको ये स्टेरिलाइज कर देते हैं इसमें। फिर ये कुछ गैसियस मेथड्स होते हैं जैसे इथेनाइन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन, जैसे ETO कहा जाता है इसमें। तो ये जनरली वहां पे उन इंस्ट्रूमेंट्स को करने के लिए होता है या उन सरफेसेस को करने के लिए होता है कि ना तो ज्यादा हम जिनको हम हीट में रख सकते हैं, क्योंकि हीट में रखने से पता चला इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गया, या उसमें केमिकल भी कोई यूज नहीं कर सकते, या कोई हम स्टीम भी यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे हम कर सकते हैं इथेनाइन ऑक्साइड, गैसियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है, and it destroys microorganisms by alkylation and cause denaturation of nucleic acid of microorganism। तो ये जनरली वहां यूज होता है जहां पे बाकी मेथड्स उनके और डैमेजेस के कारण हम इस्तेमाल जनरली नहीं कर सकते। ये आपको थोड़ा सा ये चीज मालूम होना चाहिए कि इसका जो वो टेम्परेचर जो रेंज रखते हैं at 30 to 60 degrees Celsius with relative humidity above 30% and gas concentration between 200 and 800 मिलीग्राम पर लीटर फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स। ये थोड़ा रेंज है इसका, और ये डिपेंड करता है कि आपको 200 से 800 के बीच में रखना है कि कितना बड़ा एरिया आपको, या कितनी आपको कितने इंस्ट्रूमेंट्स या कितना आपको स्टेरिलाइज करना है, तो उस चीज पे ये डिपेंड करता है। थोड़ा सा डिसएडवांटेज इसके हैं कि इसका बहुत लेंथी साइकिल टाइम होता है, कॉस्ट एंड पोटेंशियल हजार्ड्स फॉर पेशेंट्स। हाँ, साइलेंस। अब जो नेक्स्ट लास्ट चीज आ रही थी वो आ रही थी एसेप्टिक स्टोरेज। बाकी सब हमने स्टेरिलाइज कर लिया, लेकिन उसका स्टोरेज भी इतना इम्पोर्टेंट है कि वो फिर से डिसइंफेक्ट या फिर से इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो इंस्ट्रूमेंट्स को हमेशा जब एक बार डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन के बाद उनको हमेशा रैप करके रखा जाता है, उनको हमेशा गॉज पीसेस में, स्टेराइज गॉज पीसेस में रैप करके रखा जाता है अंटिल रेडी फॉर यूज। और जनरली उसमें ये भी रखा जाता है कि डेट ऑफ स्टेरिलाइजेशन या डिसइंफेक्शन भी उसमें नोट करा जाता है, ताकि एक पर्टिकुलर डे के बाद मान लीजिए 1 महीने तक यूज नहीं हुए तो हम उन्हें वापस भेजते हैं स्टेरिलाइजेशन या डिसइंफेक्शन के लिए। जैसे लिखा हुआ स्टेराइल पैक्स मस्ट बी स्टोर्ड एंड इशूड इन करेक्ट डेट ऑर्डर, कि उनका जो एक आध महीने बाद उनको हम ताकि वापस भेजें अगर यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, मटेरियल शुड बी स्टोर्ड एटलीस्ट 8 इंचेस ऑफ द फ्लोर एंड 18 इंचेस फ्रॉम द सीलिंग। तो थोड़ा सा एकदम से जमीन पर भी ना रखो और एकदम से सीलिंग पर भी ना रखो, तो ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना चाहिए।
अब ये बात आ रही है फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। तो यहाँ पे जनरली हम KNO4 से भी कर सकते हैं और 40% फॉर्मेलिन से भी कर सकते हैं। तो ये कि अभी भी यूज होता है कई जगह, ये जार टाइप का रहता है, इसमें हम ये रख देते हैं और ये फिर इसमें छोटा सा फैन टाइप का रहता है। तो जब ये चलता है तो इसकी फ्यूज पूरे में आती हैं और उसको ओटी को स्टरलाइज कर देती हैं। अब ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कई चीजें डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, फॉर्मल्डिहाइड लेवल्स इन द एयर इन द ऑपरेशन थिएटर। अब ये सब चीजें जब प्रैक्टिस में आते हैं तो पता लगती हैं, लेकिन बस थोड़ा मालूम होना चाहिए आपको कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ये भी थोड़ा सा एसेंशियल होता है कि हमें कितना फॉर्मुलिन, उसमें कितना कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मुलिन हमें रखना है उसमें। ये कुछ केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन होते हैं, ये सब आपको मालूम ही है, जैसे आयोडीन हो गया, जैसे कि पहले की बात कर रहे थे, या सिडेक्स हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। ये जनरली जो केमिकल में डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन इंजरी, कोagulation डीनेचुरेशन या प्रोटीन लिसिस करके काम करते हैं, कि प्रोटीन को ही तोड़ देते हैं प्रोटीनोलिसिस करके, या सेल मेम्ब्रेन इंजरी हो रही है या कोagulation डीनेचुरेशन हो रहा है, तो ये उनके केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ब्यूटाल्डिहाइड हो गया, ये केमिकल या अल्कोहल्स हो गया, जिसके बारे में पहले बात कर रहे थे। तो दीस आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ केमिकल डिसइंफेक्शन। आयोडीन जैसे आयोडोफोर कंपाउंड्स, क्लोरहेक्सिडीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग पेरोक्साइड और यहाँ पे इसकी हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस। अब ये जो ओटी प्रोसीजर है, ये तो आप लोगों को स्पेसिफिकली दिखाया जाता है और ये थोड़ा सा हैंड्स ऑन वाली चीजें हैं कि जहाँ पे कैसे करते हैं, तो ये आप लोगों को दिखाया जाएगा जब आप लोग को वहां पे विजिट करेंगे। और ये चीज इंपॉर्टेंट होती है हैंड वॉशिंग। श्याम, ये सब चीजें तो तुम लोगों ने ली होगी, हैंड वॉशिंग और ये इसमें। श्याम श्याम ठीक है, तो 3 टाइप की हैंड वॉशिंग होती है, एक सोशल हैंड वॉशिंग होती है, एक क्लिनिकल हैंड वॉशिंग होती है, एक सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है। सोशल हैंड वॉशिंग जो हम अपने घर में करते हैं, रूटीनली करते हैं। क्लिनिकल हैंड वॉशिंग जैसे कि मरीज को देखने के पहले और मरीज को देखने के बाद। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग ऑपरेट करने के पहले, ऑपरेट करने के बाद। तो ये तो जैसे सोशल हैंड वॉशिंग तो आपको मालूम ही है कि जिसमें प्लेन लिक्विड सोप काम कर जाएगा। क्लिनिकल हैंड वॉशिंग इज यूज्ड फॉर, जैसे मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल सोप होना चाहिए एक एंटीसेप्टिक एजेंट के साथ। और जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है जनरली वहाँ पे हम क्लोरहेक्सिडीन यूज करते हैं या प्रोपिडोन आयोडीन यूज करते हैं, ताकि अगर हमारे हाथ पे थोड़े बहुत कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह भी गए हों तो वो सारे के सारे वॉश आउट हो जाए। तो डिफरेंस ये इन तीनों वॉशिंग में, एक तो थोड़ा प्रोसीजर का डिफरेंस होता है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग बहुत एक्सपेंसिव करनी होती है, और क्या सोप या डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग में क्लोरहेक्सिडीन या प्रोपिडोन आयोडीन यूज करते हैं। अब ये जो स्क्रबिंग के जो प्रोसीजर है, ये सब आप लोगों को डेफिनेटली वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करा गया होगा इन लोगों ने, तो ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये आप लोगों को, ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि कैसे वो करना होता क्या तरीका है। ठीक है, तो ये था पूरा उसके बारे में। तो इसमें मैं यही कहूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन का एटलीस्ट नाम मालूम होना चाहिए, और ऑटोक्लेविंग, पाश्चराइजेशन की टेम्परेचर और ये टाइम ड्यूरेशंस मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीजें जो आपको जरूर मालूम होना चाहिए। और प्रैक्टिकल के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लव्स कैसे पहनते हैं और हैंड वॉशिंग कैसे कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको ये सब चीजें भी मालूम होना चाहिए। ठीक, थैंक यू।
ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर।